नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ICS सेट अड्डा में। तो आज जो हमारा होने वाला है पांचवा सेट है। पिछले दो सेटों में हमने 50-50 क्वेश्चन ही लगाया था, ठीक है। लेकिन इसमें पूरा कोशिश करेंगे कि हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करें। देखिए, टाइम ज़्यादा खर्च ना हो आपका, इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आपको देखने में भी सहूलियत हो, ठीक है। चलिए, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, आपका बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, सारे का सेट हो चुका है। आप जाके आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो आपका सेट चलाया जा रहा है पूरी तरह से बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जो कि मार्च में होने वाला है, उसके बेस पे क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें वो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए, तो आज का जो आपका टॉपिक है ये है आपका गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपन उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। देखिए, ये सवाल जो है ना BPSC में पूछा गया सवाल है। इसका आंसर है आपका कृष्णदेव राय। आपका BPSC का जो एग्ज़ाम होता है 69 में आपको ये क्वेश्चन आया था। चलिए, अगला सवाल है आपका कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो संगम साहित्य, देखिए ये तो तमिल जो लिखा हुआ है, ये तमिल भाषा आपका है। हाँ, चलिए, यहाँ पे तमिल भाषा है, आपका तमिल भाषा आंसर दिया हुआ है, ए नंबर है तमिल भाषा, ठीक है। अगला सवाल है आपका अगला सवाल है कि झांसी झांसी के पास देवगढ़ मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बनी मूर्तियाँ किस काल में महत्वपूर्ण अवशेष है। तो ये आपका है गुप्त काल की। किससे? गुप्त काल के। आपको पता है कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा मूर्ति वगैरह, आपका मंदिर वगैरह का निर्माण हुआ था, हिंदू देवी मंदिर वगैरह का। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी तो कहाँ थी? अमरावती में। कहाँ थी? अमरावती में। अगला सवाल है कि प्राचीन भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता था। तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था। किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। अगला सवाल है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है। तो 9। किसके? कितने? 9। अगला सवाल है आपका कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका है हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन। बी नंबर आपका होगा हरिसेन। अगला सवाल है आपका कि समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किस में मिलता है। तो ये मिलता है आपको इलाहाबाद अभिलेख में। कहाँ मिलता है? इलाहाबाद अभिलेख में। अगला सवाल है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा थी तो एक क्या थी? प्राकृत थी। कौन सी थी? प्राकृत। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा अपने मातृ नामों में लक्षित होते थे। ठीक है, तो इसका राइट है सतवाहन जो है ये होते थे मातृ समाज का जो थे यूज करते अगला सवाल है आपका किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो ये दिया था गुप्त वंश ने। किसने दिया था? गुप्त वंश ने। चलिए, अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए थे। ये तो किसने? सतवाहन ने चलाया था, ठीक है। चलिए, अगला सवाल हम लोग देख लेंगे। देखिए, अगला सवाल आपका है कि भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है। तो किसके अभिलेख में मिलता है? ये मिलता है आपको सतवाहनों के। किसके? सतवाहनों के। अगला सवाल है गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है। तो ये आपका है दिनार। किससे? दिनार। अगला सवाल है आपका इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। तो ये कौन कौन थे? देखिए, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना, ये होता है सुश्रुत होता है, तो इसका राइट आंसर ये नंबर होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है लेकिन आप ये मारिएगा, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है। तो गुप्त काल का मंदिर है जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। क्या है? सी नंबर। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो उत्तर भारत के लिए उपयोग करने वाला था ये आपका ताम्रलिप्ति। कौन सा? ताम्रलिप्ति था। अगला सवाल आपका, चलिए अगला सवाल देख लेंगे। 317 है और ये क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी में अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ठीक है, यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो आपको पता है कि इसको आर्यभट्ट ने कहा था। किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था। अगला सवाल है
ब्राह्मणों एवं बौद्धों की भूमिदान का आरंभ किसने किया था? तो किसने किया था? सतवाहन ने किया था। किसने किया था? सतवाहन ने किया था। इन्होंने सीसा का भी आपका पैसा चलाया था, सिक्का चलाया था, और ब्राह्मणों तथा बौद्धों को भूमिदान का भी आरंभ किया था। अगला सवाल है कि आंध्र सतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये आपका कौन सा मिलता है? आपका मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें? मत्स्य पुराण में। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो ये थे गुप्त काल के। कौन से? गुप्त काल के। आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। ठीक है, चलिए। अगला सवाल है आपका कि मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है। तो मेहरौली का कौन सा है? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय से। किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल यहाँ पे है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की बात हो जाए तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए आपको दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने क्या किया था? विक्रमादित्य का उपाधि का लिया था। चलिए अगला सवाल है आपका कि किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण सकारी कहलाया? तो किसने किया था? ये किया था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। 11 नहीं है, 2 है। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपरा, काम्बे और बड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। किसने किया था? सी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही होगा, इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। अगला सवाल है आपका कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखादत्त है। कौन थे? विशाखादत्त। अगला सवाल है आपका, देखिए अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे कथन दे दिया है और उस पर विचार करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान कराया था। ये बात आपका सही है। विशिष्ट पुत्र श्री पुलमावी रुद्रदामन द्वारा हराया गया था। तो ये बात सही है। यहाँ पे श्री यज्ञ सतकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया था। ये बात गलत है। आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला सवाल है कि किस सतवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो यह गौतमी पुत्र सतकर्णी ने करा था। कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने कहा था, करा था। यहाँ पे श्री यज्ञ सतकर्णी है, यहाँ पे गौतमी पुत्र सतकर्णी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका कि अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? तो कितने प्रकार की हुई है? तो 12 प्रकार की। कितनी? 12। अगला सवाल है आपका कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो ये है बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट है। ठीक है, वाघभट्ट, सॉरी वाघभट्ट है, वाणभट्ट नहीं, वाघभट्ट है, वाघभट्ट है। ठीक है, अगला सवाल आपका है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो इसको किसने लिखा है? उसका राइट आंसर आपका यहाँ पे देखिए कालिदास जो है, ये पे राइट आंसर है, कालिदास ने लिखा था। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि ताम्रपात्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के सजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। कहाँ है? जावा सुमात्रा, इंडोनेशिया वाला। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्य देव थे। कौन से? नान्य देव। अगला सवाल है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक इसका कौन है? हरि सिंह। कौन है? हरि सिंह। यहाँ पे देख लीजिए, पहल का शासक है नान्यदेव और आपका जो अंतिम शासक था हरि सिंह है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? तो ये था आपका गुप्त, कुमार गुप्त ने कराया था। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक कौन थे? तो यहाँ पे देखिए कुमार गुप्त है, बी नंबर इसका राइट आंसर है। अगला सवाल आपका है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके राज्य के अंतर्गत खर पलान तथा वनास्पर दो क्षत्रप शासन करते थे? तो इसका राइट आंसर कनिष्क, ए नंबर कनिष्क। अगला सवाल आपका है कि कनिष्ककालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो किससे मिलती है? ये मिलता है अवधान शतक से। किससे? अवधान शतक से। अगला सवाल आपका है कि वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो ये था आपका मथुरा। कौन सा था? मथुरा था। अगला सवाल है
बुध का किसके सिक्का का अंकन हुआ है? तो ये किसका, कनिष्क में, कनिष्क जो करवाया था, वही भगवान सबसे पहले बुध का भगवान का दर्जा दिया था सबसे पहले। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के की को जारी किया था? तो कुषाणों ने किया था। किसने किया था? कुषाणों ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? देखिए, तो इसका राइट आंसर कौन है? यह है विशाखादत्त नहीं गया था। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क के समाकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। देखिए, यहाँ पे आपको सजाना है एक और दो जो है आपका सही है, अशोक घोष और वसुमित्र दोनों। ठीक है, अशोक घोष और वसुमित्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 1 और 2। अगला सवाल है आपका कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्ष से याद रखिएगा आपका, हर्षवर्धन में, देखिए हर्षवर्धन में कौन किया था? डेनसांग। तो यहाँ डेनसांग नहीं, यहाँ पे याद रखिएगा ना कि आपको हर्ष से था हर्ष, और हर्ष से वेनसांग इसको बोलते हैं, वेनसांग। ठीक है, वेनसांग। इसको नाम जो लिखता है ना, कभी कभी देखिएगा इसको तेनसांग लिख देता है। ठीक है, तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, आप थोड़ा सा मिला लीजिएगा। हर्षवर्धन में था ना वेनसांग था। ठीक है, वेनसांग, इसको डेनसांग लिख देता है, तो आप ह से ह याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त जो था वो फायान, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फायान आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, वेनसांग हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि वर्धन राजवंश की स्थापना किससे किया था? वर्धन की बात हो रही है, तो वर्धन का किसने किया था? पुष्यभूति ने। किसने किया था? पुष्यभूति ने। अगला सवाल है आपका कि चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा था? तो कब पहुंचा था? ये पहुंचा था आपका 629 ईस्वी में, 629 ईस्वी। अगला सवाल देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले मिलान करना है। चंद्रगुप्त वन कुमार देवी। ठीक है, और आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त का विक्रमादित्य, और चंद्रगुप्त द्वितीय क्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, एक मिनट, बी का आपका ये नहीं, बी का हो जाएगा, एक देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाएगा कुमार देवी, और समुद्रगुप्त जो है ना इसका हो जाएगा आपका 3 नंबर प्रयाग शिलालेख। चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा आपका, यहाँ पे विक्रमादित्य थोड़ा देर पहले पढ़े थे हम लोग, और कुमार गुप्त एक का हो जाएगा आपका या महेंद्र दत्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये नंबर जो दिया हुआ है ये हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखेंगे, कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? तो राजतरंगिणी था। कलहन का याद रखिएगा, राजतरंगिणी। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। सिक्के का जब भी बात है ना, शीशे का सिक्का का, तो किसका? सतवाहन का याद रखिए, किसके? सतवाहनों के द्वारा हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है कि किरात किराता जूर्निया पुस्तक किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? भारवी ने। किसने लिखा था? भारवी ने लिखा था। देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य है, गुप्त एंड पोस्ट गुप्त एम्पायर जिसको बोलते हैं। चलिए, इसका पहला सवाल देख लेते हैं कि उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया था। बीज गणित का बात हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपका आर्यभट्ट जो है, इन्होंने बीज गणित में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किया है। अगला सवाल है आपका, चीनी यात्री वेनसांग, देखिए यहाँ पे वेनसांग लिखा है ना, वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो अभी हमने पढ़ा था हर्षवर्धन, हर्ष से वेनसांग, हर्ष से हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा और बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन है? ये आपका वेनसांग। कौन है? वेनसांग। अगला सवाल है आपका कि इनमें से कौन सा हर्षवर्धन का शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन का बात फिर से आया, तो वेनसांग आप याद रखिएगा, वेनसांग। रिपीट क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो कौन सा? याद रखिएगा, हर चीज़ के लिए वेनसांग है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका ये है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अशोक घोष किसके समकालीन थे? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है आपका, किसके समकालीन थे, तो ये पे कनिष्क जो है ना, कनिष्क के समकालीन थे। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं रखते हैं? तो ये पतंजलि जो है ना, ये आपका संबंध नहीं रखते हैं। बाकी नागार्जुन है, चरक है, अशोक घोष है, ये सब कनिष्क के दरबार से संबंध रखते थे। ठीक है, इस
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि समुद्रगुप्त जो है उसको भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। और स्कंदगुप्त जो था यहाँ पे, स्कंदगुप्त ये हुनों का सबसे हराया था, ठीक है, पराजित किया था। अगला सवाल है आपका कि प्राचीन भारतीय इतिहास के में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो ये था प्रभावती गुप्त। कौन सी थी? प्रभावती गुप्त थी। अगला सवाल आपका है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम है। अगला सवाल है कि वेन सांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ स्थित है। तो ये आपका कहाँ पे है? देखिए यहाँ मथुरा जो दिया, सॉरी पेशावर दिया हुआ है, पेशावर, पेशावर में है, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब अभिलेख में नहीं है। कनिष्क के रब अभिलेख में शरावस्ती का। किसका? शरावस्ती। अगला सवाल है कि गुप्त काल, सॉरी गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा बीना वादक भी था। तो ये समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आपका अच्छा बीना वादक था। अगला सवाल है आपका कि किस युग में प्राचीन भारत के स्वर्ण युग कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग जो है आपको गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी को कहा जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे काम हुए थे, आपको मंदिर से लेके मूर्ति वगैरह का निर्माण हुआ था और बहुत सारे डेवलपमेंट भी किया गया था, इसलिए उसको स्वर्ण काल बोला जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही बात है, डी नंबर आपका गुप्त काल हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय का कौन किया था? गुप्त काल में हुआ था। किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। चलिए अगला सवाल है आपका कि निम्न में से टोचारियन कौन है। टोचारियन, टोचारियन का बात हो रहा है। तो देखिए टोचारियन जो होता है ये थे कुषाण थे, ठीक है। टोचारियन कुषाण थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी। तो सूती वस्त्र जो था ना, ये नंबर सूती वस्त्र आपका निर्यात होता था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका कि हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के आधे युग के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन थे? ये थे आपके राजपूत काल। कौन थे? राजपूत काल का। अगला सवाल आपका है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात का तक विस्तार कर लिया था। तो ये किया था 930 ईस्वी में, 930 ईस्वी में। अगला सवाल है चीनी यात्री सिंह जो है में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। ये किससे सीखा था? ये आपको यहाँ पे ताम लिपि जो है ना, ताम लिपि पर सीखा था, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार कराया था। तो ये आपका रुद्रदामन प्रथम। किसका? रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। ये गुजरात का आपका क्या था? शासक था, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिपल्स ऑफ द एथेरियन सी का लेखक पौडुके के रूप में जाना जाता था। तो ये जाना जाता था आपका आर्किमेडू को। किसको? आर्किमेडू को। अगला सवाल है आपका कि रोमन बस्ती कहाँ मिली है। तो ये आर्किमेडू में। कहाँ में? आर्किमेडू में। अगला सवाल है कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। तो इसका कौन है? फाहियान। कौन सा है? फाहियान। बी नंबर आपका फाहियान होगा, ठीक है। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया? 376 क्वेश्चन हो गया। और देखिए यहाँ पे अब नया टॉपिक आ गया आपका। ये टॉपिक है 800 से लेके 1200 ईस्वी तक राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बारे में है। तो चलिए इसका भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहले यहाँ पे ऊपर देख लेंगे क्वेश्चन है कि नहीं, नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल। किसके द्वारा? धर्मपाल। आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर धर्मपाल। चलिए अगला सवाल आपका है कि तांजीर स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था? आपको यहाँ पे राजा राज प्रथम 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ये किसके द्वारा करवाया गया था? चंदेलों ने। किसने करवाया था? चंदेलों ने करवाया था। अगला सवाल है आपका किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। तो किसका था? ये आपका चोल का। किसका? चोल का। अगला सवाल है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो इसका राइट आंसर है चोल। कौन से? चोल। अगला सवाल है आपका कि उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका बिहार जो दिया हुआ है, बिहार में था। ठीक है, बिहार के भागलपुर वगैरह, विक्रमशिला से भागलपुर में। अगला सवाल है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो ये आपका है धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। अगला सवाल है आपका कि वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए हेतु प्रसिद्ध था, तो ये कौन था? चोल राजवंश था। कौन था? चोल। अगला सवाल है कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये भी क्या है? इसका राइट आंसर होगा चोल। ए नंबर चोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश जो थे के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो 5 शिलालेख मिले हैं आपको कर्नाटक में। कहाँ मिले हैं? कर्नाटक में। अगला सवाल है दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? दक्षिण भारत का साहूकार जो थे उनका नाम आपको था चेटी। क्या नाम था? चेटी नाम था। ठीक है, अगला सवाल आप लोग देख लेंगे। अगला सवाल है कि परमार वंश के स्थापित किया था, तो किसने करा था इसको? उपेंद्र ने किया था। किसने किया था? उपेंद्र ने किया था। अगला सवाल देख लेंगे, निम्नलिखित शासकों में किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? तो ये आपका जाता है राजेंद्र चोल प्रथम को। अगला सवाल है आपका कि किस राजवंश ने उत्तर भारत का प्रशासन नहीं किया था? तो उत्तर भारत की जब बात आई तो उत्तर भारत पे कौन नहीं किया था? चालुक्य ने नहीं किया था। बाकी राजपूत हो गया, गुप्त हो गया, मौर्य हो गया, तीनों ने क्या किया था? यहाँ पे उत्तर भारत में शासन करा है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके लिए कहा जाता है कि उसने सस्तार्थ के अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राज महेंद्र वर्मन को स्वधर्म से में दीक्षित किया? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अपर ने। किसने कहा था? अपर ने। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? तो ये आपका था नदिया जो है, ये बौद्ध केंद्र का नहीं था। बाकी नालंदा और विक्रमशिला जो आप है ये आपका बौद्ध के लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। चलिए अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना करी थी? तो ये किसने करा था? आपका बालपुत्र देव ने। किसने किया था? बालपुत्र देव। अगला सवाल आपका है कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? तो राजतरंगिणी। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीटेड होता है। अगला सवाल आपका है कि मोहम्मद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत में कब किया था? तो इसका लास्ट किया था 1027 में, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल आपका है कि एहोल में दुर्ग मंदिर का निर्माण हुआ था, ये कब हुआ था? आपका चालुक्य काल में। कब हुआ था? चालुक्य काल में हुआ था। चलिए यहाँ पे आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है दक्षिण भारतीय राजवंश चोल चालुक्य पल्लव संगम। नहीं होता है तो इसको हम लोग अगला सेट में इस टॉपिक्स को उठाएंगे और वहाँ से आपको यहाँ से आपको शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी आपका वीडियो जाए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो समय पर देख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।